एक और राजनीति के चुनाव की मैच खेलने शाह ने तैयारी कर ली है। तो दूसरी ओर 14-15 अक्टूबर को गुजरात आएंगे अमित शाह। क्या भारत पाकिस्तान मैच देखने जाएंगे मोदी स्टेडियम? भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को गुजरात में हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा। यह मैच गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब अंदर की बात ये सामने आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर गुजरात आ सकते हैं। इस बीच भारत पाकिस्तान का मैच देखने नमो स्टेडियम भी जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे विश्व कप मैच देखने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शामिल हो सकते हैं। खास बात है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अगले 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर रहेंगे। 14 और 15 अक्टूबर को अमित शाह गुजरात दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अमित शाह मानसा में अपनी कुलदेवी के दर्शन करेंगे, जहां वह अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करेंगे। वह अपने लोकसभा क्षेत्र के कुछ ग्रामीण इलाकों का भी दौरा करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान मैच देखने के लिए मोदी स्टेडियम भी जा सकते हैं। स्टेडियम में आतंकी हमलों की धमकियों के बाद उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। अहमदाबाद और शहर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, रैपिड एक्शन फोर्स, होम गार्ड और गुजरात पुलिस सहित विभिन्न एजेंसियों के 7,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आप नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी। करीबी की डायरियों से रडार पर आए अमनतुल्लाह खान घर पर एजेंसी की छापेमारी। क्या ईडी बना रही है आप नेताओं को टारगेट? दिल्ली में आप नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है। इसी क्रम में ईडी ने अमनतुल्लाह खान की यहां छापेमारी की है। ईडी ने ये रेड पिछले साल अनामत उल्लाह खान के ऊपर लगे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले के आरोप को आधार बनाकर डाली है। पिछले साल एसीबी ने अमरतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। ईडी की ये रेड उन डायरियों को लेकर चल रही है जो पिछले साल वक्फ बोर्ड मामले में एसीबी की छापेमारी के दौरान आप विधायक के करीबी के ठिकानों से मिली थी। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड वित्तीय अनियमितता मामले में सीबीआई और एसीबी ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। अमनतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए उन्होंने 32 लोगों को नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया था। आरोप था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आप विधायक ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया था। इसके अलावा अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने बोर्ड के धन का भी दुरुपयोग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। यादव ने छात्र राजनीति से पॉलिटिक्स में कदम रखा था। यूपी की राजनीति में उन्हें पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। आसान नहीं है मुलायम सिंह यादव होना। सियासी दंगल में कैसे दी धुरंधरों को पटखनी, कैसा रहा राजनीतिक सफर? समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की 10 अक्टूबर को पहली पुण्यतिथि है। मुलायम सिंह यादव की यूपी की राजनीति में एक अलग ही पहचान रही है। वो जमीन से जुड़े नेता थे, जिसके चलते उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में एक किसान परिवार में हुआ। इटावा में पढ़ाई के दौरान जब उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली तो वो कुछ समय तक केकेडीसी कॉलेज के संस्थापक हजारीलाल वर्मा के घर पर ही रहे। साल 1962 में पहली बार देश में छात्र संघ चुनाव का ऐलान हुआ। यहीं से उनकी राजनीति में इच्छा जागी और वो राजनीति में कूद गए। मुलायम सिंह यादव पहले छात्र संघ के अध्यक्ष बने और युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान बनी। मुलायम सिंह यादव ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1952 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। सपा आज यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। साल 2012 विधानसभा चुनाव में सपा को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिला और उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान बीजेपी के पहले उम्मीदवार सूची में 7 सांसदों का नाम है। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी पार्टी ने टिकट दिया है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगर बीजेपी जीती तो कौन होगा राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री? राज्यवर्धन सिंह ने क्या दिया जवाब?
निर्वाचन आयोग की ओर से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के 41 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। बीजेपी ने राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के चुनाव जीतने पर वो सीएम होंगे। उस पर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक्स्ट्रा फोकस रहा है, उसी कारण तो राजस्थान का बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने आगे कहा कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ था, एक व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बना हुआ था, लेकिन उसमें भी संतुष्टि नहीं थी और बाकी के जो मंत्री थे तो और बड़ा पद चाहते थे। ये राजस्थान की जनता को टोटल भूल गए थे। वही सीएम अशोक गहलोत के सामने कौन? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत का काम ही नाकाम है। जो सरकार बेरोजगारी भत्ता लेकर आई वो रोजगार क्या देगी? वही उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि पीएम मोदी के सामने कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि ये लोग अपने सर्वाइवल के लिए साथ आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल में बीते करीब 10 महीने से मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा है। 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि शुरू होने के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं है। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में क्या बड़ा बदलाव कर सकती है कांग्रेस? नवरात्र में होगा विस्तार? हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का गठन हुए 10 महीने का वक्त बीत चुका है। प्रदेश में लंबे वक्त से मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा है। संभावित मंत्रियों और उनके समर्थकों को जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में शामिल होने का इंतजार है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ 12 सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। हिंदू धर्म में विशेष मान्यता रखने वाले शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इसी शुभ मौके पर कांग्रेस के संभावित मंत्री खुशखबरी का इंतजार भी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस आला कमान से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। वे कभी भी अपने मंत्रिपरिषद में सदस्य की संख्या को बढ़ा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में 16 अक्टूबर को सुनवाई भी होनी है। इस अहम सुनवाई पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार न कर पाने को लेकर आए दिन घेरने में लगा रहता है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने सभी समीकरणों को साधते हुए अपने दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को जल्द से जल्द पूरी करने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। एनसीपी का बॉस कौन? अजीत गुट के दावों पर शरद पवार खेमे ने दिया ये तर्क। कब होगी अगली सुनवाई? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी है? इस विवाद पर चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही है। दूसरी सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया में प्रतिक्रिया दी। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के दाव पर सुनवाई की। हालांकि शरद पवार के नेतृत्व वाले पार्टी के धड़े ने तर्क दिया कि उनके प्रतिद्वंदी खेमे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां है। आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह संबंधी दावों को लेकर शरद पवार और अजित पवार नीत खेमों की दलीलें सुनने के लिए अगली तारीख 9 नवंबर तय की। इसने शरद पवार की अगुवाई वाले खेमे से अजित पवार गुट द्वारा किए गए दावों पर अपना प्रत्युत्तर 30 अक्टूबर तक दाखिल करने को कहा। शरद पवार घड़े के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग को एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अजित पवार नीत गुट के दावे के समर्थन में जमा 9000 से अधिक दस्तावेजों में विसंगतियां मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। शहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इसमें एक लड़के को चलती ट्रेन की छत पर बड़े आराम से खड़े होकर स्टंट करते हुए देखा जा सकता है। न्यूयॉर्क में लड़के ने क्यों दी मौत को दावत? चलती ट्रेन की छत पर खड़ा होकर दिखाने लगा खतरनाक कारनामा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को लेकर एक बात कही जाती है कि ये आपको हमेशा हैरान करके रखता है। अब इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें न्यूयॉर्क के एक शख्स को खतरनाक काम करते देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में एक वक्त लड़के को लड़खड़ाते हुए भी देखा जा सकता है। वीडियो में लोगों की भीड़ स्टेशन पर खड़ी है। इस दौरान सामने से एक ट्रेन आती है और उसकी छत पर एक लड़का खड़ा है। ट्रेन की रफ्तार भी तेज होती है।
है और जैसे ही आगे की ओर गुजरती है भीड़ उस लड़के की ओर देखती है और स्टेशन पर शोर मच जाता है। इस दौरान लड़का भी पीछे मुड़ता है और मगर लड़खड़ा जाता है, मगर गिरने की बजाय वह छत पर स्थिर खड़ा रहता है। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है। अब तक इसे 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है, लेकिन लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद लड़के की आलोचना की है। लोगों का कहना है कि आजकल के बच्चे वायरल होने के लिए क्या-क्या नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कोर्ट 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें से एक में आरोप लगाया गया है जजों के तबादले और नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र देरी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव के बाद केंद्र ने हाई कोर्ट के जजों के लिए भेजे 70 नाम। किन 12 न्यायाधीशों का होगा ट्रांसफर? क्या होगी प्रक्रिया? पूरे देश में हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के पास 70 नाम भेजे हैं। केंद्र ने कहा है कि उसने उच्च न्यायालयों के जजों के लिए भेजे गए 70 नामों को मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया है और अनुशंसित 26 में से 12 हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर का निर्णय भी लिया है। दरअसल शीर्ष अदालत 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें से एक में आरोप लगाया गया है कि न्यायाधीशों के तबादले और नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार विलंब कर रही है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 5 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की थी। पीठ इस मामले पर अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को करेगी। पीठ ने कहा कि नियुक्ति और तबादलों के लिए लगभग 70 नाम जो नवंबर 2022 से केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के पास लंबित थे और कॉलेजियम को नहीं भेजे गए थे, अचानक शीर्ष अदालत कॉलेजियम के सामने आ गए हैं, जो उन पर प्रक्रिया शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।